जय श्री कृष्णा। क्लोनिंग के बारे में आप सभी ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो जरूर सुना होगा। क्लोनिंग का मतलब होता है एक सिंगल सेल को लेकर उससे एक पूरा एनिमल क्रिएट कर देना, वन फुल ऑर्गेनिज्म। सिर्फ एक सेल से ये होता है क्लोनिंग, और वो भी हू बहू वैसा जैसा ओरिजिनल। तो 1996 में साइंटिस्ट्स ने लैब में एक शीप के एक सेल को ले करके उससे एक पूरी की पूरी शीप क्रिएट कर दी और साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। इस क्लोन्ड एनिमल का नाम था डॉली, और ये बड़ी मशहूर हुई थी। सबको इसका नाम उस समय पता चल गया था। और जब साइंटिस्ट ने ये किया कि एक भेड़ का उन्होंने क्लोन तैयार कर दिया, मतलब हू बहू हम शक्ल, तब लोगों के जहन में पहली बार ये एक्साइटिंग ख्याल आया कि क्या ह्यूमन क्लोनिंग भी की जा सकती है। और फिर इसके बाद ह्यूमन क्लोनिंग को लेकर के पूरे विश्व में बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशंस शुरू हो गए। कई लोग इसके पक्ष में थे तो कई लोग इसके विरुद्ध थे। तो बहुत सारे देश इसके खिलाफ हैं, लेकिन कहीं कहीं आज भी इसकी कोशिश जारी है कि हम एक परफेक्ट ह्यूमन क्लोन बना पाए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आइडिया है ये नया नहीं है। हमारे पुराणों में इसका भी जिक्र है। और क्लोनिंग जिस कहानी में आती है, क्लोन बनाने की कहानी, वो है सूर्य और संजना की कहानी। तो संजना को अपना क्लोन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये मैं आपको आज बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य और संजना की कहानी। अगर हम संजना का नाम लेंगे तो उसमें सबसे पहले सूर्य का जिक्र आएगा। तो आप देखिए कि अगर सूर्य मरीचि ऋषि के पोते थे, मरीचि जो सप्तऋषियों में से एक और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, तो बड़ी रॉयल एंसेस्ट्री थी जो लीनियज है। तो संजना भी कुछ कम नहीं थी। संजना की एंसेस्ट्री शुरू होती है अंगिरस ऋषि। अंगिरस भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। और दूसरी तरफ ब्रह्मा के दूसरे मानस पुत्र धर्मदेव, इन दोनों से उसकी एंसेस्ट्री शुरू होती है। अब सुनिए, अंगिरस ऋषि जो है, इनके बारे में आपको मैं राजा ययाति की कहानी के समय बता चुकी हूँ कि इनके बेटे थे बृहस्पति और इनके शिष्य थे शुक्राचार्य, जो बहुत ही मशहूर हुए हैं। पर इन दोनों के अलावा एक और है जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है अंगिरस की बेटी वरस्त्री। अंगिरस ऋषि की जो बेटी थी वो बहुत इंटेलिजेंट थी। शी वॉज लाइक सो इंटेलिजेंट कि उनको पूरा ब्रह्म ज्ञान भी हो गया था, और इसीलिए वो ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। और वो योग सिद्धि से उन्होंने अपना आत्म बल जो है वो इतना बढ़ाया और अपना आध्यात्मिक बल इतना बढ़ा लिया कि शी वॉज लाइक अ वेरी वेरी पावरफुल गर्ल। और वो पूरे अपने आनंद में मगन पूरे यूनिवर्स में फ्री घूमती थी, लाइक अ फ्री सोल। अब आप सोचिए कि उस जमाने में एक सिंगल कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल गर्ल जो अपनी शर्तों पे जिंदगी जीती है और कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि उन्होंने शादी भी नहीं करी। उन्होंने बहुत लंबे समय तक शादी नहीं करी, वो अपनी लाइफ सिंगल एंजॉय कर रही थी। फिर आखिर एक दिन वरस्त्री की मुलाकात हुई आठवें वसु प्रभास से और वरस्त्री को उनसे प्यार हो गया। अब ये प्रभास कौन थे? आपने जो देवताओं का नाम सुना होगा, तो हमारे यहाँ हमेशा द्वादश आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, हमेशा ऐसे हम गिनती करके बताते हैं कौन कौन से देवता हैं। हर युग के वैसे अलग अलग हैं, लेकिन जो 8 वसु हैं वो एक साथ बोले जाते हैं। तो ये जो 8 वसु हैं, ये धर्म के बेटे हैं। धर्म कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। और ये सब देवता हैं और ये स्वर्ग में रहते हैं। और ये जो प्रभास हैं, ये थे 8वें वसु, वही प्रभास जिन्हें बाद में शाप मिल गया था, और इसीलिए उन्हें भीष्म के रूप में इस पृथ्वी पे मृत्यु लोक में आकर जन्म लेना पड़ा था। वही 8वें वसु प्रभास से विवाह हुआ था वरस्त्री का। वरस्त्री और प्रभास अपनी दुनिया में बहुत खुश थे, और कुछ समय बाद उनका एक बेटा हुआ। ये बेटा था विश्वकर्मा। और विश्वकर्मा आगे जाकर के दुनिया का सबसे प्रख्यात वास्तुकार, सबसे बड़ा आर्किटेक्ट बना। विश्वकर्मा इतने टैलेंटेड थे, इतने ब्राइट थे कि उन्होंने पूरा जो देवलोक है वो डिजाइन किया था, एक एक चीज उसकी। और खाली देवलोक ही क्यों, कृष्ण जी की द्वारका नगरी भी तो विश्वकर्मा ने बनाई थी। अब ये जो विश्वकर्मा है, इनका एक नाम था त्वष्टा, और इनकी जो शादी हुई थी वो दैत्य कुल में हुई थी। तो जो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष वाला जो लीनियज था, जो कि दिति का लीनियज है, उसमें जन्म हुआ था प्रहलाद का।
और प्रहलाद की बेटी विरोचना से शादी करी विश्वकर्मा ने। और विरोचना और विश्वकर्मा की बेटी हुई संज्ञा या संजना या शरण्या या सुरेणु। ये सारे नाम संजना के ही थे। विश्वकर्मा और विरोचना को अपनी बेटी संजना बहुत प्यारी थी, शायद इसीलिए उन्होंने इस इतने सारे नाम रखे थे। संजना बचपन से ही सूर्य की तरफ बहुत आकर्षित रहती थी। अपने पापा के हिमालय में जो महल था उसमें गार्डन्स में खिली हुई धूप में खेलना संजना को बहुत अच्छा लगता था। उसका मन ही नहीं भरता था बाहर सूर्य को बैठकर देखते देखते। धीरे धीरे समय बीत रहा था और संजना बड़ी हो रही थी। सूर्य भी बड़े हो गए थे। और जब विश्वकर्मा सूर्य का महल डिजाइन करने के लिए गए और उन्होंने उनके लिए वो अद्भुत स्वर्ण महल बनाया, तो विश्वकर्मा को भी सूर्य बहुत पसंद आ गए। इतने पसंद आ गए कि उन्होंने अपनी बेटी संजना की शादी सूर्य से कर दी। शादी बहुत हंसी खुशी से हुई। सब लोग खुश थे। ऑल द फैमिलीज वर हैप्पी। सबसे ज्यादा खुश थी संजना। आखिर उसको अपना मनपसंद जीवन साथी मिल गया था। संजना शिफ्ट होकर के अपने हस्बैंड के पैलेस में ऊपर स्काई में चली गई। वहां पर उसका कुछ समय तो बहुत अच्छे से बीता। नई जिंदगी, नया घर और मनपसंद जीवन साथी का साथ, इससे बढ़कर क्या चाहिए। शुरुआत के दिन इतने हंसी खुशी वाले थे, इतना उनमें आनंद था कि संजना सब कुछ भूल गई। सिर्फ सूर्य के प्रेम में वो इतना खो गई कि उसे और कुछ भी याद नहीं था। इनकी खुशियां जो हैं ये काफी समय तक चलती रही। और फिर संजना ने एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया। ये जो बेटा था ये बहुत ही दिव्य था। इसमें सूर्य का पूरा तेज जो है वो प्रकट हो रहा था। और इसका नाम उन्होंने रखा बड़े प्यार से मनु। क्योंकि सूर्य का एक नाम विवस्वान भी है। विवस्वान मतलब द शाइनिंग वन, बहुत जो रेडिएंट हो उसको बोलते हैं विवस्वान। तो इसलिए इस बच्चे को बोला गया वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु मतलब सूर्य का मनु, कि ये सूर्य का बेटा मनु है। तो इस तरीके से ये बेटा हुआ और ये धीरे धीरे घर में बड़ा होने लगा। सूर्य और संजना की जिंदगी बड़ी खुशहाल चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे संजना ने एक चेंज नोट किया। पहले वो सन को देखकर जितना खुश हो जाती थी, जितना उसे अच्छा लगता था, अब उसे कहीं कुछ परेशानी होने लगी। धीरे धीरे जो सूर्य की जो गर्मी है वो उसे बहुत ही भीषण लगने लगी। उनकी जब वो पास आते संजना के, तो जो उनकी ब्लाइंडिंग लाइट है उसको वो देख ही नहीं पाती थी। वो अपनी आंखें उसे बंद करनी पड़ती। ये तो हम लोगों के साथ भी होता है। जब ठंड का मौसम होता है और हेमंत और शिशिर की ऋतु आती है, उस समय हमें सूर्य का ताप बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो वही सूर्य की गर्मी हमारे लिए असहनीय हो जाती है। कुछ ऐसा ही हाल संजना का भी हो रहा था। सूर्य की गर्मी बढ़ती जा रही थी और संजना के लिए उनका तेज सहन करना मुश्किल होता जा रहा था। जब भी सूर्य पास आते संजना जैसे थोड़ी श्रिंक सी हो जाती थी। उसे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब सूर्य संजना के पास आए तो उसने उनकी ब्लाइंडिंग लाइट को न सहन कर पाने के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। इस बात से सूर्य कुछ नाराज हो गए, क्योंकि वो संजना से बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने उससे कुछ नाराज होकर बोला, संजना, तुम अपने ऊपर बड़ा संयम करती हो। कभी भी मुझे आंखें खोलकर भी नहीं देखती, हमेशा मेरे सामने आंखें बंद कर लेती हो। तो ठीक है, तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारा जो बेटा होगा वो भी बहुत संयम से रहने वाला और बहुत ही अनुशासन में रहने वाला होगा, जो संयम से रहेगा और अनुशासन करेगा। लेकिन अपने बड़े भाई वैवस्वत मनु की तरह राज्य पर नहीं, तुम्हारा ये जो बेटा होगा ये मरे हुए जीवों पर राज करेगा, मृत आत्माओं पर। ये सुनकर संजना घबरा गई। एकदम से उसकी ना आंखें खुली, हर आईज लिटरली फ्लटर्ड ओपन। और घबरा कर उसने आंखें खोली और वो इधर उधर देखने लगी, क्योंकि सूर्य की तरफ वो अभी भी नहीं देख पा रही थी। तो ये देखकर सूर्य और नाराज हो गए और बोले, तुम्हारे नयन अब बड़े चंचल हो गए, इधर उधर देख रहे हैं, मेरी तरफ तो तुम देखती नहीं हो, मुझे तो तुम देखना ही पसंद नहीं करती हो। तो ठीक है, अब तुम्हारे इन अस्थिर नैनों की तरह तुम्हारी एक अस्थिर बेटी भी होगी। जो बेटी होगी वो ऐसे ही हिलती रहेगी, कांपती रहेगी तुम्हारी तरह। ये बातें सुनकर के संजना को बहुत ही धक्का लगा। उसकी आंखों से एक आंसू भी टपक गया। कुछ बोलने के लिए उसके होंठ फड़फड़ाए, लेकिन जब तक उसके होंठ खुले तब तक सूर्य जा चुके थे। संजना अपना सिर पकड़ कर बैठ गई। क्या करूं,
कितना भी ठंडा शरबत पी लो, कितना भी दासियां पंखा झले, संजना की वो गर्मी खत्म ही नहीं होती थी। उसे सूर्य से बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, वो सहन ही नहीं कर पाती थी। और सूर्य की जो भविष्यवाणी है वो गलत साबित नहीं हुई। जब 9 महीने बीत गए तो संजना ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे बड़े शांत और बड़े सुंदर थे, लेकिन जो लड़का था वो बड़ा सीरियस रहता था, और लड़की वो छोटी छोटी बात पर एकदम सहम कर घबरा जाती थी और कांपने लगती थी। ये दोनों बच्चे अपने बड़े भाई वैवस्वत मनु से थोड़े अलग थे। वैवस्वत मनु बहुत ही ज्यादा ब्राइट और ब्रिलियंट थे, ये दोनों थोड़े से अलग थे जुड़वा बच्चे। इनका नाम रखा सूर्य ने यम और यमी। एक बार फिर संजना की जिंदगी चलने लगी। उसे लग रहा था कि अब 3 बच्चे हो गए हैं, इतना समय हो गया है, शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी हमेशा हमारे घरों में नहीं बोला जाता है, अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो भाई एक बच्चा कर लो, एक बच्चा हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन संजना की तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। उसने बहुत कोशिश की एडजस्ट करने की, लेकिन नहीं कर पा रही थी। सूर्य को अभी भी उसके लिए टॉलरेट करना मुश्किल था, और इस बात से उनकी जिंदगी में शायद दूरियां बढ़ती जा रही थी। कई बार संजना उदास होकर बैठ जाती और अपने पापा के घर को, उनके महल को, उनके गार्डन्स को याद करती रहती, जहां वो बचपन में तितलियों की तरह उड़ती फिरती थी। फीलिंग सो लाइट, सो रिलैक्स्ड, जहां कोई गर्मी नहीं थी, सिर्फ ठंडी हवा थी और इतने सारे फूल और इतनी आजादी। लेकिन खाली याद करने से क्या होता है, अब तो संजना बड़ी हो गई थी, अब उसके बच्चे थे, अब उसे अपने बच्चों को संभालना था। फिर भी वो कई बार वो दिन याद करती तो उदास हो जाती। और एक बार संजना का मन इतना उदास हो गया कि उसे लगा कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और वो अपने पापा विश्वकर्मा के घर चली गई। जब वो वहां गई तो विश्वकर्मा और विरोचना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उनकी बेटी इतने समय बाद वापस आई थी, अपने बच्चे वो वही छोड़कर आई थी सूर्य के पास। तो उसका उन्होंने खूब लाड़ प्यार किया, उसे घर में अच्छे से रखा। संजना भी मतलब इतना वहां खुश थी कि वो वापस जाने के बारे में बात ही नहीं करती थी। कुछ समय बाद विश्वकर्मा और विरोचना को लगा कि संजना सूर्य की कोई बात नहीं करती, यहाँ तक कि वो सूर्य का नाम लेने से भी कतराती है। तो इस बात से फिर विश्वकर्मा थोड़े परेशान हो गए, और आखिरकार सारे भारतीय पिताओं की तरह एक दिन उन्होंने संजना को बुलाकर कह दिया, बेटी संजना, तुम्हें यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने पति के पास वापस चले जाना चाहिए। ये सुनकर संजना का एकदम चेहरा उतर गया। उसने अपनी गर्दन झुका ली, फिर वापस अपने पापा को देखकर बोली धीरे से, पापा, मैं वापस नहीं जाना चाहती। तो विश्वकर्मा चौंक गए, बोले क्यों? पति का घर ही तो तुम्हारा असली घर है, कैसी बातें कर रही हो संजना? संजना बोली, पापा, मुझसे सूर्य की गर्मी, उनका तेज नहीं सहन होता, वो असहनीय है। मैं उनके साथ अब और नहीं रह सकती, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। इस बात से विश्वकर्मा को विश्वास ही नहीं हुआ। बोले, संजना, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, तुम ऐसे कैसे बातें कर सकती हो अपने पति को छोड़ने की? ये नहीं हो सकता। पति का घर ही पत्नी का असली घर होता है, इसलिए तुम्हें वापस जाना ही पड़ेगा। तब संजना बोली, पापा, आकाश मार्ग से जब सूर्य जाते रहते हैं तब तो वो सबको बहुत अच्छे लगते हैं, इतना चमकते हुए दिव्य सूर्य, कभी उनके साथ रह के देखो तो पता चले कितना मुश्किल है उनके साथ रहना, उनके ताप को झेलना। लेकिन विश्वकर्मा वॉज वेरी फर्म। वो बड़े हैरान होके बोले, बेटी, ऐसा तो है नहीं कि हमने तुम्हारी शादी सूर्य से जबरदस्ती कर दी। तुम बचपन से ही सूर्य की तरफ आकर्षित थी, तुम्हें हमेशा सूर्य अच्छे लगते थे, और तुमसे पूछ कर ही तो तुम्हारी शादी की थी। तो अब तुम इस विवाह बंधन को ऐसे नहीं तोड़ सकती, ये सब मतलब नहीं कर सकती तुम। तो संजना फिर और दुखी हो गई। बोली, आप लोग समझते नहीं हो, ये जो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, सितारे हैं, ये सब आकाश में बहुत अच्छे लगते हैं दूर से, लेकिन जब आप इनके पास जाओ, इनके साथ रहो, तो सिचुएशन दूसरी हो जाती है। अब आप सोचिए कि ये बात लिटरली सेलिब्रिटीज के लिए भी सच है, कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो चमकते हुए सितारों की तरह होते हैं, चाहे फिल्म स्टार्स हो, चाहे क्रिकेट स्टार्स हो। लेकिन जो उनके साथ रहता है उनके घर में, वही जान सकता है कि उनके साथ लाइफ कितनी डिफिकल्ट है या कितनी इजी है। तो संजना जो कह रही थी वो विश्वकर्मा समझना ही नहीं चाहते थे। संजना ने फिर कह दिया, मैं उनका ताप नहीं सहन कर सकती, उनके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। संजना बोली, पापा, उनके साथ रहना तो बहुत दूर है, मैं उनके तरफ देख भी नहीं पाती,
मैं उनके पास जाती हूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं विद दैट ब्लाइंडिंग लाइट, और फिर सूर्य नाराज हो जाते हैं। जब तक उनका असहनीय तेज कम नहीं हो जाता, मैं वापस नहीं जाऊंगी। विश्वकर्मा बोले, बेटी, सूर्य सिर्फ तुम्हारे पति नहीं है, वो पूरे विश्व का पालन पोषण करने वाले सूर्य देव हैं। तुम उनका तेज कम करने की बातें कैसे कर सकती हो? उनका अगर तेज खत्म हो गया, इस पूरे विश्व में अंधकार आ जाएगा, ये सृष्टि पूरी समाप्त हो जाएगी, अंत, एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी बातें मत करो, और अब तुम अपने पति के पास वापस चली जाओ। संजना हताश हो गई, और फिर उसे ये समझ में आ गया कि जब उसके पापा मम्मी ही उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे, तो दुनिया में और कोई नहीं समझेगा। और फिर बड़े दुखी और हताश मन से संजना वहां से निकल गई और धीरे धीरे चलती हुई वापस जाने लगी। लेकिन आखिर थी तो वो वरस्त्री की पोती। आप याद करिए उसका लीनिएज कि वो कितनी ब्राइट और ब्रिलियंट है। तो इस तरीके से संजना को झुक जाना और हार मानना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। चलते हुए संजना को फिर यही समझ में आया कि जब भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका सोल्यूशन हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है, क्योंकि ना तो कोई हमारी प्रॉब्लम समझ सकता है और ना ही उसे सॉल्व कर सकता है। तो लगता है कि मुझे ही इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और मैं कर भी सकती हूँ, लेकिन मेरे पास समय कहाँ है। मैं तपस्या करना चाहती हूँ, तपस्या करके अपना जो मेरा मोटिव है, मेरा मंतव्य है, मैं उसे प्राप्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास समय कहाँ है, क्योंकि मैं हूँ सूर्य की पत्नी और उनके बच्चों की माँ। और लोग कहते हैं कि एक अच्छी माँ का कर्तव्य है अपने बच्चों की देखभाल करना, उन्हें अच्छे से बड़ा करना। तो मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और संजना हताश होकर नदी के पास बैठ गई। जब वो वहां बैठी, तो उसने ऐसे ही उचटती हुई दृष्टि से पानी में देखा, तो उसमें उसे अपनी छाया दिखाई दी, उसका अपना चेहरा, जो बड़े ध्यान से उसको देख रहा था। और जब संजना ने अपनी छाया को देखा पानी में, तो एकदम से उसके दिमाग में आइडिया कौन था। मेरी छाया मेरी हूबहू बहू मेरी हम शक्ल है, तो अगर मेरी कोई हम शक्ल मेरी जगह ले ले और सूर्य के घर में रहे, तो मैं फ्री हो सकती हूँ, फिर मैं वो कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। जब संजना ये सोच रही थी कि अगर मैं अपनी हूबहू हम शक्ल एक क्लोन क्रिएट कर लूं और उसे अपनी जगह घर भेज दूं, तो क्या कोई पकड़ पाएगा इस चीज को। फिर उसने सोचा, कौन कौन विश्वास करेगा इस बात पे कि ये संजना नहीं है, ये संजना की क्लोन है। वैसे भी सूर्य को तो मुझसे हमदर्दी कम, और उनके लिए मेरे मन में गर्मी ज्यादा है। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, और मेरे माता पिता, मम्मी पापा के लिए तो अब मैं 2-4 दिन के लिए घर आने वाली मेहमान हूँ। अब मैं उनके घर की बेटी नहीं रही। तो ठीक है, किसी को ना तो कुछ पता चलेगा और ना ही किसी को कुछ फर्क पड़ता है। और ये सोचकर दुनिया की सबसे पहली ह्यूमन क्लोन बनाने का आइडिया आया संजना को, और उसने अपनी क्लोन क्रिएट कर ली। उसे नाम दिया सवर्णा। सवर्णा मतलब जिसका सेम रूप रंग है। इसी सवर्णा को छाया भी बोला जाता है। वैसे भी कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आफ्टर ऑल, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो पुराणों में ऐसा कहा गया है कि संजना ने हाथ पकड़कर अपनी छाया को पानी से बाहर निकाल दिया। तो जब छाया बाहर आई, तो उसने संजना से पूछा, ऐसा भी क्या काम आन पड़ा संजना, जो आज तुमने मुझे मतलब बाहर बुला लिया। अब तुम मेरी जगह जाके रहोगी। संजना बोली, मैं थोड़ी परेशानी में हूँ, मुझे कुछ करना है काम, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। संजना उससे बोली, देखो, तुम हो मेरी सवर्णा। बोली, मेरी सवर्णा, तुम जाकर सूर्य के साथ उनके घर में रहो और मेरे बच्चों को संभालो, मेरे बच्चों से खूब प्यार करो और मेरे पति का ध्यान रखो। अपने पापा मम्मी के घर जा रही हूँ। तो ये सुनकर के छाया थोड़ी घबरा गई, क्योंकि भगवान सूर्य देव को धोखा देना बहुत बड़ी बात है। तो उसने कहा, वहां पे मेरा झूठ पकड़ लिया तो, अगर बच्चों ने पहचान लिया तो मैं क्या बोलूंगी। संजना बोली, सवर्णा, कैसी बातें कर रही हो, किसी को शक नहीं होगा। देखो तो सही, तुम और मैं बिल्कुल एक ही तो हैं, तुम और मैं अलग थोड़ी हैं। दे वर लाइक आइडेंटिकल ट्विंस, वो क्लोन और संजना। तो संजना बोली, किसी को पता नहीं चलेगा, बस मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो सवर्णा, कि तुम मेरे बच्चों का से बहुत प्यार करोगी और उनका बहुत ध्यान रखोगी, और सूर्य का भी बहुत ध्यान रखना। और बस अब मैं जाती हूँ, अब तुम मेरी जगह लो वहां जाके। तो सवर्णा तो घबराई हुई सी खड़ी हुई थी,
सवर्णा ने बोला, रुको संजना, पहले मेरी एक बात सुनो। संजना ने कहा, क्या? तो वो बोली, देखो, मुझे तुमसे बहुत सिंपैथी है संजना। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे ऊपर परेशानी आ गई है, तो तुम जाओ, मैं तुम्हारी जगह लेने के लिए तैयार हूँ। मैं वो सब कुछ करूंगी जो मुझे करना चाहिए, और कोशिश करूंगी कि किसी को भी मुझ पर शक नहीं हो। लेकिन जिस दिन सूर्य ने मेरे बाल पकड़े या मुझे शाप देने का धमकी दी, तो मैं उनको सब कुछ सच सच बता दूंगी। संजना ने कहा, ये मुझे मंजूर है। जिस दिन तुम्हें ऐसा खतरा लगे उस दिन तुम बता देना। लेकिन मैं बता रही हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सूर्य के पास तो वैसे भी मुझसे बातें करने का टाइम नहीं है। वो मेरे साथ समय टाइम स्पेंड कहाँ करते हैं वो। चिंता मत करो तुम, जाओ। और ये बोल करके संजना वहां से मुड़कर चली गई, बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे। अब उसके सामने एक बहुत बड़ा गोल आ गया था, उसका लक्ष्य बहुत ही बड़ा था, जिसे सिर्फ वो कर सकती थी। सवर्णा जो है वो घबराई हुई सी देखती रही संजना को जाते हुए, और फिर उसके बाद वो सूर्य के महल में चली गई। जब Tell us your theories on what will happen next. Part 2 is coming soon. Don't forget to subscribe.